हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत एक बार है। दोस्तों, बड़ा बढ़िया बच्चे कल कमेंट किए थे, बात हुई थी, सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, निम्मी सब आ रहा है। कुछ बच्चे बोले कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान मत दीजिए। जो लोग बच्चे पढ़े थे हमारा PDF और जो पूरी वीडियो पढ़े थे, वो सब बच्चे पूरे 75 के पूरे क्वेश्चन किए दोस्तों, सेकेंडरी वाले। क्यों कि हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट है वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी की, फिटर एडिशन की। तो बच्चे खुश थे सर कि जो बच्चे पढ़ाई किए थे उसमें सब पूरा क्वेश्चन आया था, निम्मी से आ रहा है। अब कुछ जो नहीं पढ़े थे वो पोगोंडा कर रहे हैं कि सर नहीं फंस रहा है, भाई कम फंस रहा है। नहीं भैया, फंस रहा है पूरा, जो निम्मी दिया उससे पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं। आज का हमारा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फ्रेशर आल्टेड पार्ट 10 लेबर लॉ, मतलब वर्क के बारे में, नियम के बारे में। ठीक दोस्तों, तो इसमें 18 क्वेश्चन था, तो मैं सोचा कि पहले जो छोटे क्वेश्चन है इनको मैं खत्म कर लूं। ठीक दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, टू सेफ गार्ड द वर्क फोर्स मेनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हैव बीन द एस्टैब्लिश्ड बाय। बोला है कि कार्यबल की सुरक्षा के लिए डैश द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। कार्यबल की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा? अब बोल रहा है जो कार्यबल की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून बनाए गए हैं। नियोक्ता द्वारा, कर्मचारी द्वारा, सरकार द्वारा, ग्राहक द्वारा। दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? क्या होगा आपका? कार्यबल की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट द्वारा। क्या आंसर होगा? गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून जो है स्थापित किए गए हैं। आंसर क्या होगा? सी, गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्ट्रीज एक्ट इंश्योर टू रेगुलेट द वर्किंग कैंडिडेट्स ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री विच मेनी बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। बोल रहा है कि कारखाना अधिनियम कारखाने में श्रमिकों को काम करने की स्थिति में विनियमित करने के लिए सूचित करता है कि कारखाना अधिनियम का एक उद्देश्य कौन सा हो सकता है? मतलब उनको विनियमित, नियमित नहीं, विनियमित बोलते हैं कि परमानेंट सरकारी। तो ये बोल रहा है कि विनियमित करने के लिए क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तो कारखाना अधिनियम का वह उद्देश्य कौन सा हो सकता है? बोल रहा है आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जो उसका अधिनियम का जो नियम है, जो श्रमिकों को काम करने की स्थिति को मतलब कि अस्थाई, क्या बोलता है? अस्थाई, विनियमित करने के लिए मतलब कि पक्का करता है, सुनिश्चित करता है। तो कारखाना अधिनियम का वह उद्देश्य कौन सा हो सकता है? तो उसका दोस्तों होगा उद्देश्य ए आंसर, कारखानों में श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति की रक्षा के लिए। क्या होता है? कारखानों में श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति की रक्षा के लिए होता हो। द क्या है? प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्रीज। मतलब श्रमिकों को जो है कारखाने में स्वास्थ्य स्थिति रक्षा के लिए उद्देश्य हो सकता है, जो उसका अधिनियम है। तो आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर लेबर लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार द्वारा श्रम कानून क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो है श्रम कानून क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, क्यों? अब बताइए आप लोग। दोस्तों, इसलिए होता है कि कार्यबल को शोषण से बचाने के लिए, मतलब टू सेफ गार्ड द वर्क फोर्स फ्रॉम एक्सप्लेशन, मतलब जो कार्यबल को शोषण से बचाने के लिए। नहीं तो फैक्ट्री वाला उनको दिमाग हटाएगा, तनख्वाह कम देगा। इसीलिए दोस्तों जो है सरकार द्वारा श्रम कानून को बनाया जाता है कि आप कंपनी में घंटा घंटा काम ले सकते हो, इतना में छोड़ना है, लंच भी देना इनको है, इनको दवा भी देना है। मतलब जो है गवर्नमेंट का जो नियम होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, स्थापित कर दिया है भाई जो लेबर जो वर्कर हैं 8 घंटा की ड्यूटी करेंगे, इनमें इनकी आप जिम्मेवारी आपकी होगी, स्वास्थ्य की जिम्मेवारी होगी, सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी होगी। ठीक दोस्तों, कब उनको लंच देना है, तो वही जो है बोल रहा है कि सरकार द्वारा श्रम कानून क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए
कि कार्यबल को शोषण से मतलब बचाने के लिए, द टू सेफ गार्ड द वर्क फोर्स फ्रॉम एक्सप्लेशन। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉई राइट्स। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है। बोल रहा जो नीचे दिया हुआ गया है, प्रमोशन, सेफ्टी, बोनस, इंटरटेनमेंट, इसमें कौन सा जो है कर्मचारी के अधिकारों का हिस्सा नहीं है, जो वर्कर हैं उनका हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? मनोरंजन, क्योंकि आपकी पोस्ट मतलब प्रमोशन होगा ही, आपकी सेफ्टी हिस्सा ही है, बोनस मिलेगा ही आपको, लेकिन जो मनोरंजन है वो कर्मचारी के अधिकारों का हिस्सा नहीं है। तो आंसर क्या होगा? इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। आंसर राइट डी। नंबर 5, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज। बोल रहा है कि शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। बोल रहा है कि आपके अप्रेंटिस के लिए आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपकी कम से कम, न्यूनतम पूछ रहा है कि आपकी उम्र कितना होनी चाहिए। 18 साल, 14 साल, 21 साल, 15 साल, 14 साल, 14 ईयर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापक क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। और जो बच्चे आईटीआई करते हैं उनका एक ख्वाब होता है कि मैं कहीं से सरकारी से अप्रेंटिसशिप करूं। से बीएलडब्ल्यू हो गया है, आपका आर्डेंस फैक्ट्री हो गई है, गन फैक्ट्री हो गई है, आरसीएफ कपूरथला हो गया है। मतलब उनका एक इच्छा होती है कि हम लोग जो है सरकारी से ही अप्रेंटिसशिप करें। तो इसलिए हर बच्चे को जाना चाहिए, जो बच्चा आरटीआई कर लिया है, आरटीआई कर रहा है या आरटीआई में नाम लिखाने जा रहा है, कि जो अप्रेंटिसशिप फार्म भरने के लिए हमारा उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम 14 साल। द आंसर राइट बी, 14 ईयर्स। द स्टेपमेंट्स ऑफ द अप्रेंटिसशिप आर बेस्ड ऑन। बोला शुचिता का वजीफा पर आधारित है। किस पे आधारित है? जब आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो जो उसका वजीफा है वो किस पे आधारित है? जेंडर पर नहीं, आपके जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, दोस्तों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, आपके शैक्षणिक योग्यता पर, कितना पढ़ा आपने है। तो आपके कभी भी ध्यान देना, जो स्कॉलरशिप होती है आपकी जो है शिक्षुता की वजीफा में मिलती है आपकी। तो ये बोल रहा है कि जो आपकी शिक्षुता की वजीफा है वो किस पर आधारित है? तो आपके क्वालिफिकेशन पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता के पर आधारित है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, शैक्षिक योग्यता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑल आर कवर्ड अंडर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। क्या बोल रहा है? हु ऑल आर कवर्ड अंडर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कौन आते हैं? क्या बोल रहा है? जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कौन आते हैं? आकस्मिक कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दोस्तों सभी आते हैं। कैजुअल एम्प्लॉइज, टेम्पोररी, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सभी जो है कर्मचारी किस में आते हैं? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 8, स्टिपेंड्स आर प्रोवाइडेड डैश बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। बोल रहा है कि शैक्षणिक योग्यता है और उद्योग की प्रकृति के पर वजीफा प्रदान किया जाता है। किस पर? आपकी शैक्षणिक योग्यता और उद्योग की प्रकृति के आधार पर वजीफा डैश प्रदान किया जाता है। मतलब कैसे मतलब वजीफा मिलता है? सालाना, साप्ताहिक, डेली? नहीं दोस्तों, जो शैक्षणिक योग्यता और उद्योग की प्रकृति के आधार पर आपको मंथली क्या मिलता है? जो आपको मंथली मिलता है दोस्तों। तो जो आपको अप्रेंटिसशिप करते हैं आप कहीं किसी कंपनी में, तो आपको जो है मंथली वो सैलरी नहीं होता है, वो आपको पढ़ने के लिए होता है। बोलते हैं कि बंदा अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो कहीं 7 मिलता है, कहीं 8 मिलता है। तो कंपनी जो आपको वजीफे की तरफ देती है, वो क्या देती है? वजीफे की तरफ, मंथली। वो वजीफा नहीं है जो आपको मिलता है साल में, आप आरटी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, वो वजीफा नहीं है। ये वजीफा वो है जब आप कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपको कंपनी हर महीने वजीफे के तौर पर
आपको पेमेंट देती है। तो यहाँ होगा आंसर क्या होगा, सी मंथली। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइंड इज रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सैलरी अलाउंस आर पेमेंट फॉर द वर्क डन। बोला है कि जो किए गए कार्य के लिए वेतन भत्ता भुगतान के रूप से पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको किया गया है दोस्तों, वेतन को, मानदेय पैसा नहीं, भुगतान नहीं, वेतन को। वेतन को किए गए कार्य के लिए वेतन भत्ता भुगतान रूप से पारिश्रमिक रूप में परिभाषित किया गया है। जो आपको वेतन मिलता है या आपका वेतन भत्ता या भुगतान के रूप में आपको जो परिश्रम आपने जो काम किया है तो ये आपको वेज वेतन के रूप में जो है उसको परिभाषित करते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, वेज वेतन। 10 द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ईपीएफ इज इंश्योर्ड थ्रू द। बोला है कि ईपीएफ के प्रति नियोक्ता का योगदान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। किसके माध्यम से, जो ईपीएफ का जो है प्रति नियोक्ता, जो आदमी कर्मचारी जो काम करता है वो ईपीएफ के प्रति नियोक्ता का जो योगदान किसके माध्यम से सुनिश्चित करते हैं दोस्तों, से बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। बोलते नहीं है कि आपका ईपीएफ कट रहा है, ईपीएफ कट रहा है, बोलते नहीं कि हमारा ईपीएफ कट रहा है। जैसे हम लोग फौज में थे तो हमको ईपीएफ कट रहा था हमारा। ईपीएफ का कोई सिस्टम होता है, ये नहीं कि आप सैलरी पा रहे हैं 40,000 तो आप नहीं कर पाए, उसका कुछ परसेंट कटता है। कितना आप ईपीएफ जो सैलरी आपकी है सैलरी का 10% या इतना 12% आप ईपीएफ करा सकते हैं। ये नहीं कि आप पूरी सैलरी करा देंगे, नहीं कराएंगे आप। आपके घर में चाहे पैसा हो चाहे अमीर हो, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है कि आप जो है अपने सैलरी का इतना परसेंट ही ईपीएफ फंड कटवा सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ईपीएफ के प्रति नियोक्ता का योगदान क्या होता है, कर्मचारी भविष्य निधि के अधिनियम, मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, तो कर्मचारी भविष्य निधि का अधिनियम होता है। आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 11 वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेजेस इन द इंडियन सोशल सिस्टम इज द डैश इन इंडिया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मजदूरी के संबंध में एक समस्या भारत में है। कौन सी है, प्रॉफिट फायदा नहीं, डोमेस्टिक वैल्यूएशन नहीं, टैक्स कर नहीं, क्या है, जेंडर पे गैप, लिंग वेतन अंतर। दोस्तों पता आप लोग को है कि मेल के हिसाब से फीमेल को पेमेंट कम मिलता है। कहीं कोई काम कर रही है, देख रहे हैं लोग, जैसे मतलब प्राइवेट में देख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। मतलब लिंग वेतन अंतर मतलब मेल फीमेल, आदमी को मजदूरी मिल रही है अगर 700 तो औरत को मिल रही है 300-400। तो ये बोल रहा है कि लिंग वेतन अंतर, जेंडर पे गैप। अब में दोस्तों सुधार चल रहा है, बहुत गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, धीरे अंतर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अंतर है। अभी आपके जाएंगे लेबर खोजने के लिए तो लेडीज को कम पैसा मिलता है, देंगे लोग, और जेंट्स को देंगे ज्यादा। तो ये बोल रहा है, तो क्या होगा आंसर, ए, जेंडर पे गैप। आंसर राइट, ए। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इज। बोला है पोस्ट का विस्तार क्या है दोस्तों, इसका पोस्ट का विस्तार है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इससे कहीं काम हो रहा है तो किसी को सेक्सुअल हरासमेंट किसी को करता है तो पोस्ट एक टीम होती है, वो अपना एक्शन लेती है कि वहां जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट न हो, किसी के साथ लेडीज के साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। तो पोस्ट जो है क्या है, एक टीम होती है, उस पर एक्शन लेती है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में एचओडी होता है, इसीलिए पोस्ट जो है एक टीम होती है, पोस्ट जो प्रिवेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में एक्शन लेती है। तो आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्सुअल हरासमेंट इज द हजार्ड इनकाउंटेड इन वर्क प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट। यौन उत्पीड़न दुनिया भर के कार्यस्थलों में सामने आने वाला एक खतरा है कि, क्या बोल रहा है, जो दोस्तों बोलते हैं ना यौन उत्पीड़न दुनिया भर के कार्यस्थल में जहां जहां काम होता है, ये फैक्ट्रियां हैं, के सामने आने वाला एक खतरा है कि, क्या खतरा है, कामकाजी जीवन की गुणवत्ता कम करना है, महिलाओं की भलाई के लिए है, लैंगिक समानता को कमजोर करने के नहीं दोस्तों, सबके लिए है। कामकाजी जीवन की गुणवत्ता को कम करता है, महिलाओं की भलाई के लिए खतरा और लैंगिक समानता कमजोर करता है। मतलब ऑल द एबव, ये सभी के लिए क्या है, ये सभी के लिए खतरा है। मतलब आने वाला जो है एक खतरा है, क्योंकि
कामकाजी जीवन की गुणवत्ता कम करता है, महिलाओं को भलाई के लिए खतरा और लैंगिक समानता की कमजोर करता है। तो इसमें सभी जो है ऊपर के सभी, आंसर राइट डी। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द पोस एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स, मतलब पोस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में डैश शामिल है। पोस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों, इसका क्या है, जैसे कि अनवेलकम सेक्सुअली टिंटेड बिहेवियर, मतलब अवांछित यौन रूप से रंगा हुआ व्यवहार। बी, विल्गर एंड अननेसेसरी कमेंट्स, अभद्र और अनावश्यक टिप्पणी। सी, अनवेलकम टचिंग, मतलब अवांछित स्पर्श। तो इसमें क्या होगा, ऑल द एबव, मतलब कि ये सभी जो है यौन उत्पीड़न में शामिल है, मतलब अभद्र व्यवहार करते हैं, अवांछित यौन रूप से उस रंगा व्यवहार आपका है, और उसको मतलब ऐसे अवांछित स्पर्श मतलब गलत जगह छूते हैं। तो ये बोल रहा है तो ये सभी है, पोस अधिनियम के अनुसार उत्पीड़न में ये सभी शामिल हैं, तीनों, अवांछित यौन रूप से रंगा हुआ व्यवहार, अभद्र व्यवहार और अवांछित स्पर्श, मतलब गलत जगह टच करना। तो ये क्या है, ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्कमैन द कंपनेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनेशन, बोला है कामगार मुआवजा अधिनियम डैश को मुआवजे के रूप भुगतान का प्रावधान करता है। जो कामगार मुआवजा है, वर्कमैन जो काम करता है उसका जो काम मुआवजा है वो किसको मिलना चाहिए, भुगतान का प्रावधान कौन है, उसका जिम्मेवार कौन है, मतलब जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपके बाद आपका मुआवजा किसको मिलेगा, जो एक्ट दिया है, जो बंदा कामगार है, कामगार कुछ हो गया, कुछ कर दिया, तो किसको मिलना चाहिए, केवल काम करने वाले को नहीं, केवल आश्रित को नहीं, इनमें से कोई नहीं, कामगार और उसके आश्रित। आंसर क्या होगा, वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, मतलब आप काम कर रहे हैं तो आपका जो मुआवजा है वो कामगार और उनके आश्रित को ही मिलेगा दोस्तों, और कुछ भी नहीं मिल सकता है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ अगर वर्क में तो हमको मिलेगा मुआवजा, या जो हमारे से आश्रित होंगे, बच्चे होंगे, चाहे हमारी फैमिली होगी, है ना, नहीं तुम्हारे बच्चे को, उसको, मतलब कि जो बंदा कंपनी में काम कर रहा है उसको, कामगार को, या उसके जो डिपेंड है आश्रित, उसको मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, ए, वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट स्टेप इन द इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस इज टू प्रोटेक्ट, सामाजिक न्याय की स्थापना में पहला कदम डैश की रक्षा करना है। बोल रहा है कि सामाजिक न्याय की स्थापना में, जो समाज के न्याय है उसकी स्थापना में पहला कदम डैश की रक्षा करना है, किसकी, द रिच, एम्प्लॉयर, कस्टमर, नहीं दोस्तों, आंसर राइट डी होगा, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। जो सामाजिक न्याय की स्थापना में पहला कदम क्या होगा, दोज हु कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, मतलब जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है उसी के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना में पहला कदम होगा उसका, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17, इन अटेनिंग इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी इम्पॉर्टेंट पार्ट, अंतरराष्ट्रीय एकरूपता प्राप्त करने में ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने, अंतरराष्ट्रीय एकरूपता प्राप्त करने में, लेने में ने किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कौन है वो, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय एकरूपता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंसर क्या होगा, सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, आंसर राइट सी। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, आज का हमारा लेबर लॉज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। अब आप फिर विनती आपसे, बच्चे खूब पढ़ रहे, लगातार खूब देख रहा है, बड़ा बढ़िया, मैं खुश हूँ बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों, बहुत कम टाइम में बस क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ कि उसको टाइम लगने गया है।
एक्सप्लेन करेंगे, आपको जो एक ही पार्ट पढ़ने में लग जाएगा 2 घंटा, बस हो जाएंगे तो नेट खत्म हो जाएगा। नेट नहीं चल रहा है तो काम खत्म। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, तो रट लीजिए, पढ़ लीजिए और बढ़िया से पास होइए। और अपने दोस्तों को बताइए कि सर सैनिक कटिया यूट्यूब पर एकदम क्वेश्चन आंसर कम टाइम में चल रहा है, पढ़ना है, पास होना है तो पढ़िए, नहीं अगर पढ़ना है आधा घंटा में 10 क्वेश्चन तो पढ़ते रहिए, तो क्या हुआ, टाइम खत्म। आप लोगों को टाइम मिलता नहीं है भैया, एग्जाम में तो पढ़ेंगे आप लोग, नहीं तो सो जाएंगे आप लोग। दोस्तों एक्सप्लेन क्वेश्चन है आपको खाली टाइम में, जब आप क्लास चल रही पढ़िए उसमें, लेकिन एग्जाम टाइम में सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। क्यों, काइम टर्म ज्यादा क्वेश्चन, कि आपको जैसे पढ़ेंगे टक दिमाग में आएगा, अरे पढ़ा टक मारेंगे आप पास हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों पूरा सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना, थ्योरी अलग आ रहा है, ईडी ड्राइंग अलग आ रही है, एम्प्लॉयबिलिटी अलग आ रही है, और मैथ का अलग आ रहा है दोस्तों, WCS। ठीक दोस्तों, चलते हैं। लेबर लॉज हेल्प द एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बाई बूस्टिंग द, बोला है श्रम कानून डैश को बढ़ावा देकर कर्मचारियों को उनकी सामाजिक स्थिति सुधार करने में मदद करते हैं। कौन, वर्किंग आवर, मोरल, प्रॉफिट्स, लॉस। तो दोस्तों तो जो आपका हौसला मोरल, श्रम कानून को जो बढ़ावा देने कर्मचारी उनकी सामाजिक स्थिति सुधार करने के लिए मदद करते हैं। आपका कैसा मोरल, बोलते हैं कि आपका मोरल डाउन है, क्या बोलते हैं, आपका मोरल डाउन है, क्या बात है यार, तो हौसला मतलब आपका हौसला जो है आपको बढ़ावा देकर कर्मचारी को उनकी स्थिति को सुधार करने में मदद करते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी मोरल, मतलब आपका हौसला। तो आंसर क्या होगा, बी मोरल या हौसला। तो दोस्तों आज का हमारा एक पार्ट का जो 10 का क्वेश्चन खत्म हुआ लेबर लॉज का। अभी हम चाह रहे हैं कि आपको जो छोटे छोटे जो है चैप्टर जो है उनको हम खत्म कर लें, क्योंकि आना पूरे में से है, तो हम कुछ पहले से ले लिए हैं, कुछ लास्ट ले रहे हैं, कि आपको मतलब कि कहीं से क्वेश्चन आए तो आप घबराए नहीं कि मान लीजिए आपने 10 ही पार्ट कराया था, 20 पार्ट होना चाहिए, तो हम कुछ क्वेश्चन पहले से ले लिए हैं पार्ट से, कुछ बाद से, तो आपको दिक्कत ना, मिक्सिंग कर दे रहे हैं आपको, लेकिन पढ़ाएंगे पूरा। तो आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।